आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी राम योजना की, जो कि पूर्व में सरकार के द्वारा मनरेगा का स्थान लेगी। इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस वीडियो में, और हम आगे जानेंगे कि इससे किन लोगों को लाभ होने वाला है। पुरानी योजना मनरेगा में और इस नई योजना में खास अंतर क्या है, दोनों का तकनीकी फ़र्क क्या है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जी राम जी योजना, जिसको हम ऑफिशियली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट और जीवन यापन का स्तर है उसको पुनः नए तरीके से परिभाषित करना। तो देर ना करते हुए हम इसकी डिटेलिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एवोल्यूशन फ्रॉम मनरेगा, यानी कि जो पूर्व में सरकार के द्वारा मनरेगा योजना थी, यह उसका स्थान लेगी। नई योजना के बारे में जानने से पहले हम मनरेगा के बारे में जानेंगे। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसको 2005 में लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बना, जिसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हाउस होल्ड हैं उनमें कम से कम किसी भी परिवार को 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। यह योजना काफ़ी सक्सेसफुल रही और इसका मेन उद्देश्य था कि प्राइमरी और लेबर इंटेंसिव जो पब्लिक वर्क थे, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे काम जिसमें श्रम की गहनता होती थी, ऐसे काम को सस्टेनेबल तरीके से मनरेगा के माध्यम से संपन्न कराया जाए। समय के साथ हर एक चीज़ का सुधार करना, उसमें परिवर्तन करना और उसके स्तर में बदलाव करना ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, मनरेगा में भी परिवर्तन को सुधार को परिवर्तन को स्वीकार करने की बात समझ में आई, जिसके लिए सरकार ने इसमें रिफॉर्म करने का प्रयास किया, जिसको हम आज जी राम जी योजना के रूप में जानते हैं। अब इसमें सुधार की ज़रूरत क्यों थी, नीड फॉर रिफॉर्म क्या था? इसमें कई सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो आए दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन था, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की अवधि थी, रोजगार की अवधि थी, वो लिमिटेड थी, मात्र 100 दिन की थी। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की कमी थी। मिनिमल फोकस ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स, जो उत्पादक पूंजी है उसमें इन्वेस्टमेंट और उस पर ध्यान देने का जो दायरा था वो बड़ा सीमित था। एंड सफिशिएंट अलाइनमेंट विथ लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट गोल, और ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि जो लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट गोल को संचालित कर सके। अब इसके अगर विजन की बात करें तो विकसित भारत 2047 तक, यानी कि 2047 तक भारत को एक रूरल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की संकल्पना की गई है। इसके साथ साथ जी राम जी योजना की अगर हम बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम जो है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के रूप में जाना जाता है। लॉन्चिंग की अगर बात की जाए 2025, यानी कि इसी वर्ष हाल फिलहाल में इसे अभी लॉन्च किया गया है। अलाइंड विद द इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी, भारत के विकास को लक्षित करके जी राम जी योजना को पुरानी नरेगा योजना में संवर्धित करके, बदलाव करके, सुधार करके लॉन्च किया गया है। इसके कोर विजन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका कोर विजन है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फ्रॉम सर्वाइवल टू सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अब सर्वाइवल की बजाय जो ग्रामीण भारत है उसको सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो जी राम जी योजना जो है रिप्रेजेंट्स ए फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम बेज वेस्ट सेफ्टी नेट टू कम्प्रीहेंसिव लाइवलीहुड मिशन, यानी कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे सिर्फ मजदूरी को सुनिश्चित करने की बात होती थी। अब यहाँ पर जी राम जी योजना में उसके बदले एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, एसेट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना, उनको रोजगार का सृजन करना, संपत्ति का निर्माण करना, पूंजी का निर्माण करना, और साथ साथ में उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया है। इसके स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें इस योजना में तो इन्हेंस डेवलपमेंट सिक्योरिटी, इससे एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करने में
सफलता मिलने की संभावना है। एक्सटेंडेड गारंटी पीरियड इंश्योरिंग इनकम स्टेबिलिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड थ्रू आउट द ईयर। जहाँ पर पुरानी योजना में मात्र 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, इस नई योजना में पूरे वर्ष ग्रामीण परिवारों को इनकम स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रोजगार की एक्सटेंडेड गारंटी दी जा रही है। दूसरी बात अगर करें तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएशन, यानी कि जीवन यापन का सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएशन करना जरूरी है। मूविंग बियॉन्ड वेज लेबर टू स्किल डेवलप बेस्ड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जहाँ पर इस योजना में मजदूरी के आधार पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाता था, उसके बदले अब यहाँ पे स्किल बेस्ड यानी कि दक्षता के आधार पर लोगों के अंदर में उत्पादकता से संबंधित इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। तीसरा पॉइंट है ड्यूरेबल एसेट डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसे एसेट का विकास करना, संवर्धन करना जो ड्यूरेबल हो, जो टिकाऊ हो। तो इसमें क्या, क्रिएटिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट जनरेट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि एक ऐसा कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सामुदायिक संसाधनों का निर्माण करना है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यूज का जनरेशन करें। अब इसके साथ साथ में इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी का 100 साल पूरा कर रहा होगा, उस टाइम पे पूरे भारत को, खास करके ग्रामीण भारत को एक विकसित भारत में बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ इसके ट्रांसफॉर्मेटिव फीचर्स की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है 125 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि पहले जहां मात्र 100 दिन की गारंटी की बात की जाती थी, अब वहां पर 125 दिनों का एम्प्लॉयमेंट गारंटी का प्रावधान इसमें किया गया है, जो कि लोगों को एक एडिशनल इनकम उपलब्ध कराएगी और लंबे ड्यूरेशन तक, लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में जो कि रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं उनमें प्रभावी रूप से जुड़ने का मौका देगा। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड मॉडल। इसको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साथ साथ जीविकोपार्जन का साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या है कि लोगों को स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, मार्केट के साथ लिंक करना, सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना, ये सब इस योजना के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तीसरा है कम्युनिटी एसेट क्रिएशन, यानी कि ऐसे एसेट्स का, ऐसी पूंजी का निर्माण करना जो कि कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो, समुदाय से जुड़ा हुआ हो। जैसे फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना जिसमें वाटर बॉडी यानी कि जल स्रोत, रूरल रोड, ग्रामीण सड़कें, इरिगेशन सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलेंट स्ट्रक्चर की बात की जाती है, यानी कि ग्रामीण सड़कों के साथ साथ में सिंचाई की व्यवस्था और क्लाइमेट रेजिलेंट स्ट्रक्चर, यानी कि बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए जो कि बदलती क्लाइमेटिक परिस्थितियों में भी संपूर्ण कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सके, उनको बेनिफिट पहुंचा सके। इसमें प्रायोरिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स जो रखे गए हैं उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की अगर बात करें तो जल सबसे महत्वपूर्ण संपदा में से एक मानी जाती है। जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए इस योजना में जल संरक्षण से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना, फार्म पॉन्ड्स, तालाब बनाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना, यानी कि वर्षा जल के संचयन के अस्थायी और सक्षम तंत्र जो है उसको ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करने की बात की गई है ताकि उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट किया जा सके। दूसरा है लाइवलीहुड एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स का निर्माण करना जो जीवन यापन में मदद कर सकें। इसमें अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, सेड, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन एंड स्मॉल स्केल इरिगेशन, यानी कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। लाइव स्टॉक सेड की बात की गई है। हार्टिकल्चर प्लांटेशन जैसे कि फल, फूल और सब्जियां, इन सबको हार्टिकल्चर की श्रेणी में रखा जाता है। उसके प्लांटेशन को बढ़ावा देना, छोटे स्तर के सिंचाई के जो तंत्र हैं उनको विकसित करना ताकि एक सस्टेनेबल इनकम बनी रह सके।
अब तीसरा पॉइंट इसमें है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कम्युनिटी को जोड़ने में, उनको विकसित करने में, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर रोड्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो कुछ समय तक अपनी मेन लैंड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर उनमें आवागमन सुचारू रूप से संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे रोड का निर्माण किया जाए जो ऑल वेदर फंक्शनिंग हो, यानी कि हर एक मौसम में उन पर यात्रा की जा सके। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करना, यानी कि सामुदायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए। बेसिक कम्युनिटीज़ कनेक्टिंग विलेजेस टू मार्केट एंड इसेंशियल सर्विसेज। जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, मार्केट प्लेस है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाए ताकि जो बेसिक कम्युनिटी हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि आप देख रहे होंगे कि इस सदी में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज को उसके हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए, बदलने के लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे तंत्रों का विकास जरूरी है जो क्लाइमेट रेजिलियंस हों, यानी कि क्लाइमेट के प्रभाव को झेल सकें। बिल्डिंग ड्रॉट प्रूफिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएं जो ड्रॉट प्रूफ हों, यानी कि उन पर सूखा, बाढ़, है ना, और तमाम ऐसी सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं उनको झेलने की क्षमता उनमें हो। सॉइल कंजर्वेशन वर्क, यानी कि मिट्टी के संरक्षण का काम इसमें किया जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ साथ में मिट्टी की उत्पादकता घटती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स को इसमें प्राथमिकता दी गई है। एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उससे सामुदायिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए। तो ये अगर हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड एसेट्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस व्यवस्था का निर्माण, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका लाभ मिलने वाला है। डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसके बाद बारी आती है इस योजना में डिजिटल गवर्नेंस की, यानी कि ऐसे संरचना का निर्माण किया जाए जिससे लोग डिजिटली कनेक्ट हो पाएँ। आप अगर देख रहे होंगे पिछले 10 साल में बेहतरीन नेटवर्क, अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से लोगों के जीवन में आशातीत और तीव्रगामी बेहतर बदलाव हुए हैं। कई सारे एग्जाम्पल इसके देखें, जैसे कि आपको कहीं पे आना जाना है तो आपको ओला उबर आसानी से उपलब्ध हो सकती है, जो कि डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। खाने पीने की बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको भूख लगी है तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ई मार्केट प्लेस हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपने आवश्यकता की चीज़ें वहां से मंगा सकते हैं। रेलवे टिकट हुआ, हवाई जहाज़ का टिकट हुआ, मनी ट्रांसफ़र की बात है, रिचार्ज करना हुआ, ये बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से संभव हो पाया है, जिससे हमारा समय और हमारा संसाधन दोनों बचता है। तो डिजिटल गवर्नेंस में जो पहला पॉइंट है वो जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हैं उनकी जियो टैगिंग की जाए। ये क्या होता है? जियो टैगिंग में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल वर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो काम चल रहा है उसमें पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो वो रियल टाइम में हो, यानी कि उस लोकेशन पे जा कर के उनके फोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड किए जाएं। अपलोड करने के साथ साथ में उनकी जियो टैगिंग की जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यानी कि आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ताकि जो भी वर्कर हैं और किन्होंने कितनी देर तक काम किया, कितने दिन उनकी उपस्थिति रही, उन सब की बेहतर और पारदर्शी एंट्री सुनिश्चित की जा सके। और घोस्ट एंट्री, यानी कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कभी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा जाता है कि घोस्ट एंट्री हो जाती है कि आदमी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके नाम से बहुत सारी योजनाओं का दुरुपयोग किया जाता है। तो घोस्ट एंट्री को एलिमिनेट करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। डिजिटल मास्टर रोल की अब हम बात करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है डिजिटल मास्टर रोल क्या है? ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग एंड बेज कैलकुलेशन, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो रिकॉर्ड कीपिंग को ऑटोमेटिक तरीके से संपन्न करे और बेज कैलकुलेशन को
बेहतर बना सके, ताकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो है, प्रशासनिक जो उसमें विलम्ब हो रहा है या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई मिस्टेक या एरर हो रही है, उसको मतलब उसका समाधान निकाला जा सके। इसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें दिया है सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो कई सारे ऐसे इसमें कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग की बात की गई है कि जो काम हो रहा है, जो मतलब पब्लिक वर्क हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसमें सोशल ऑडिट किया जाए, यानी कि आम जनता और सिटीजन्स जो हैं उसमें अपने ओवरसाइट को पार्टिसिपेट करें, उसमें अपनी बात रखें और उसकी ऑडिटिंग करें, ताकि उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अगर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें 3 मॉडल जो है अपनाए गए हैं। नॉर्मल जो स्टेट हैं, बड़े राज्य जो हैं, उनमें 60 और 40 का अनुपात रखा गया है, 60 एंड 40 का, यानी कि सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो 60 और 40 का है। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट हैं, उनमें 90:10 का रेशियो रखा गया है। इसके साथ में यूटीज़ की अगर बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, तो वहाँ का जितना भी बर्डन आएगा वो पूरा का पूरा 100% सेंट्रल फंडिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने सीखा कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा, पहला मॉडल जनरल स्टेट के लिए है, दूसरा स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य और साथ साथ में जो हिमालय में बसे हुए राज्य हैं उनके लिए व्यवस्था अपनाई गई। 90:10 का रेशियो रखा गया है। इसके साथ साथ में यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं उनमें 100% सेंट्रल की तरफ से फंडिंग की जाएगी। द फंडिंग स्ट्रक्चर बैलेंसेस फेडरल प्रिंसिपल्स, यानी कि यहाँ पर संघीय संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए फंडिंग की इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्रीय विकास, पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता और फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, इन सब को बेहतर बनाया जा सके और स्टेट पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें हम एनालाइज अगर करें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में इससे क्या बदलाव होगा, पहले मनरेगा में क्या था और जी राम जी योजना के आने के बाद से क्या बदलाव होगा। एम्प्लॉयमेंट डेज़ की अगर बात करें तो मनरेगा में जहां 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी रहती थी, वहां जी राम जी योजना में 125 दिनों की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर फोकस की बात करें तो मनरेगा जहाँ बेज एम्प्लॉयमेंट पे जोर देती थी, वहाँ पर जी राम जी योजना जो है एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लाइवलीहुड पे यानी कि आजीविका पर भी काम करेगी। एसेस्ट क्वालिटी की बात करें तो मनरेगा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण की बात होती थी, उसी प्रकार से जी राम जी योजना में प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एसेस्ट के निर्माण की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो मनरेगा में इसकी सीमित संभावना थी, जी राम जी योजना में स्किल डेवलपमेंट को खासा ध्यान दिया गया है। डिजिटल इंटीग्रेशन मनरेगा में पार्शियल था और जी राम जी योजना में कम्प्रिहेंसिव तरीके से हो रहा है। मार्केट लिंकेज की बात करें तो ये मिनिमल था, बहुत सीमित था, मार्केट से कनेक्टिविटी बड़ी सीमित थी, लेकिन जी राम जी योजना में मार्केट लिंकिंग को महत्व दिया गया है। विजन की बात करें तो सेफ्टी नेट है, यानी कि विजन इसका जो था कि एक तरीके से सेफ्टी नेट लगा करके संरक्षित करके काम करने का इसमें ताना बाना देखा जाता था। और जी राम जी योजना में ग्रोथ सेंट्रिक है, ये इसका लक्ष्य जो है वो ग्रोथ इंजन बनाना है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इस योजना के अगर हम फाइनल मुद्दे की बात करें तो एक तरीके से पूरा का पूरा ग्रामीण भारत को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। इससे क्या होगा, इन्हेंस्ड इनकम सिक्योरिटी यानी कि आय की सुनिश्चितता काफ़ी मजबूत होगी। क्यों कि इससे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी और जीवन यापन की संभावनाओं और अवसरों की उपलब्धता से इकोनॉमिक प्रोटेक्शन उपलब्ध हो पाएगा। रिड्यूस्ड माइग्रेशन, दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि माइग्रेशन यानी कि जो लोग रोजगार, शिक्षा या अन्य विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक देश के अंदर ही माइग्रेट करते हैं, पुनर्स्थापित होते हैं, उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी। इससे कई सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकेगा, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन से उनके पास अवसर खुलेंगे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ताना बाना बुनने की बात हो रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे प्रोडक्टिव एसेट के निर्माण की बात हो, उनको सबको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के बनाने की बात की गई है। इन सारी बातों से ओवरऑल जो नतीजा निकलेगा, उससे अपने देश की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, बड़ी मजबूत होगी। तो इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ इन रूरल मार्केट्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और उसमें मार्केट और सर्विसेज में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जी राम जी योजना पूरे ग्रामीण भारत को सेफ्टी नेट की बजाय एक पावरफुल इंजन में बदलने की क्षमता रखता है। इससे सरकार के 2047 में विकसित भारत के सपने को साधने में सफलता मिलेगी। तो इस हिसाब से इस योजना का आने वाले समय में ज़मीनी स्तर पर लोगों के जीवन में, देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये योजना, मुझे उम्मीद है कि इसमें बातें की गई हैं, अगर उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया गया तो आने वाले समय में इसके सटीक और बेहतरीन नतीजे ज़रूर सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके पास तक सही तरीके से पहुँच पाई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।